हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों ये लास्ट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनल पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 13 पार्ट यानी कि 13 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 455 तक कवर कर लिया है। और आज की वीडियो में दोस्तों 456 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे और टोटल 500 VBA ऑब्जेक्टिव जो है आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। अगर आप लोग 13 वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, अगर आप सच में 35 में से 35 अंक लाना चाहते हैं तो आपको सभी वीडियो को देखना ही पड़ेगा। सभी वीडियो का लिंक मैं प्लेलिस्ट पे डाल दिया हूं, ठीक है। ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव यानी कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन को यहाँ पर कराया जाता है। समय बचाने के लिए आपको क्या करना है, सभी वीडियो को देखना है। 10 से 15 मिनट करके वीडियो होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 456। अगर दोस्तों आप सच में 35 में से 35 अंक लाना चाहते हैं तो सभी वीडियो को देखिएगा। आज ये फाइनल पार्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर, आपको ईमानदारी से सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। और जो नहीं बने उसको नोट करना है स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। जैसे भी हो आपको नोट जरूर करना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। अब देखिए क्वेश्चन, भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, यानी कि भारत में जो आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 457। यदि एक पतली पारदर्शक सीट को यंग टूवी स्लिट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी, यानी कि एक पतली पारदर्शक सीट को जब हम लोग यंग टूवी स्लिट के सामने रखेंगे तो फ्रिंज की जो है चौड़ाई जो है वो बढ़ेगी, घटेगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि कोई चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो पतली पारदर्शक सीट को जब हम यंग टूवी स्लिट के सामने रखेंगे तो दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 458। आप लोग कमेंट को जो है प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परिकिरण या फिर परावर्तन या फिर व्यक्तिकरण। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है प्रकाश तंतु संचार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 459। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी, यानी कि दो संधारित्र है, उसमें अगर हम लोग धातु की कोई प्लेट को रख देंगे तो यानी कि कोई छड़ को घुसा देंगे तो बताएंगे उसकी धारिता जो है वो क्या होगी? शून्य होगी, अनंत होगी या फिर 9 × 10⁹ फैराड होगी। तो दोस्तों 459 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनंत, ठीक है। वो जो है अनंत हो जाएगा। तो जब भी हम लोग संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई भी धातु का छड़ घुसाएंगे तो दोस्तों उसकी जो धारिता है वो हो जाएगी अनंत, इन्फिनिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता यानी कि जरूरत होगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन ए 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 461। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? परावर्तन को, अपवर्तन को, विवर्तन को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। तो बताएंगे किसे जो है प्रकाश तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि ऑप्शन डी। तो इसे जो है हम लोग तरंग सिद्धांत से यानी कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझ सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह है। फटाफट इसका आंसर को आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह है परिकिरण, विवर्तन, व्यक्तिकरण या फिर ध्रुवण। तो दोस्तों 462 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों ध्रुवण, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसी परिघटना जो कि यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है तो दोस्तों वो ध्रुवण के द्वारा हमको पता चलता है। वो परिघटना का नाम क्या है? ध्रुवण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है किसका? अपवर्तन का, परावर्तन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि इंद्रधनुष जो है वो किसका उदाहरण है? अपवर्तन, परावर्तन या वर्ण विक्षेपण का। तो दोस्तों 463 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का। तो इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण तीनों का उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463 जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति अगर दुगुना कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा हो वो कितनी हो जाएगी? मतलब धातु के सतह पर आपतित यानी कि आने वाली फोटोन की आवृत्ति को हम लोग दुगुना कर देंगे तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, वो कितना होगी? दुगुना से ज्यादा। तो बहुत बच्चे यहाँ पर दुगुना लगा देंगे राइट आंसर, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन भी दुगुना से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आवृत्ति
आवृत्ति परास यानी कि आवृत्ति जो है, अगर फोटोन की आवृत्ति दुगुना हो तो दोस्तों इसका जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो दुगुना से ज्यादा। 464 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465। फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रवाह पर, धारा के रासायनिक प्रवाह पर, धारा के चुंबकीय प्रवाह पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो फोटो सेल जो है वो किस पर आधारित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रवाह पर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, मैथ में भी बहुत जल्द शुरू होगा। तो केमिस्ट्री में भी टोटल 5-6 पार्ट करा दिया गया है, बायोलॉजी में टोटल 13-14 पार्ट, इसलिए आप लोग वो भी क्वेश्चन को देखिएगा। बायोलॉजी का 1000 ऑब्जेक्टिव और केमिस्ट्री का 500 ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको भी जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको फिजिक्स को देख रहे हैं उसी तरीके से आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री को भी देखना है, जिसका भी जो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए फोटो सेल आधारित है, बताएंगे कौन से प्रवाह पर? बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर प्रकाश विद्युत प्रवाह पर, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 466। यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी कि कोई रेस्ट में, यानी कि विराम में एक जगह कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो रुका हुआ है, जब हम लोग उसको 1 वोल्ट विभवांतर से आरोपित त्वरित यानी कि एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितना जूल होगी, यानी कि उसकी एनर्जी, गतिज एनर्जी जो है वो कितना होगी, गतिज ऊर्जा कितना होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 वोल्ट है तो 1 से कितनों भी मल्टीप्लाई हो जाए, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻19 ऊपर में लिखा हुआ, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 468। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो कि दृश्य भाग में पड़ती है? लाइमन श्रेणी, बाल्मर श्रेणी, पास्चर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल्मर श्रेणी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर बाल्मर श्रेणी। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बाल्मर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 469। निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा? n5 से लेकर के n4 तक, 4 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर के 1 तक। तो दोस्तों ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आपको मालूम होगा तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है n1 से लेकर के n2 तक, n2 से लेकर के n2, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है n2 से लेकर के n1 तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 470। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा में द्वितीय का है में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा होगी। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा, तृतीय लिखा हुआ है, तो तृतीय कक्षा से जब द्वितीय कक्षा में आएगी, यानी कि तृतीय ऊपर है द्वितीय नीचे है, तो जब आएगी तो जो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ेगा, जो ऊर्जा छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 471। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता? यानी कि विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये जो है दोस्तों किसको एक्सेलरेट नहीं करता, त्वरित नहीं करता? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को या फिर चार कण को? तो देखिए 471 बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बाद माइनस, प्रोटॉन के बाद प्लस, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है इसको कोई भी त्वरित, कोई भी प्रभाव कुछ भी नहीं करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 472। नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर। क्या हो जाएगा? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 473। नाभिकीय घनत्व की कोटि है। पहले यहाँ पर क्या पूछा? नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर। अब यहाँ पर पूछ रहा है नाभिकीय घनत्व की कोटि किलोग्राम मीटर क्यूब में कितना होगा, तो बिल्कुल 10⁻17 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये किलोग्राम क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 473 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वही क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474। वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है प्रेषण, मॉड्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यानी कि रेडियो तरंगों पर जो किसी सूचना के अध्यारोपण की जो प्रक्रिया है एक जगह से दूसरी जगह, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन या फिर ग्रहण। तो दोस्तों 474 का बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसका नाम, प्रक्रिया का नाम क्या है? मॉड्यूलेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475। उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरण या फिर सूक्ष्म तरंगे। तो उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? बिल्कुल 475 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 476।
रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल, या फिर एनालॉग सिग्नल, या फिर इनमें से कोई नहीं। रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का जो रूप होता है वो कौन से रूप में होता है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में, या फिर सिर्फ एनालॉग सिग्नल में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना का संकेत का रूप होता है एनालॉग सिग्नल के रूप में। अब देखिए इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एज ऊंचाई के एंटीना से टीवी के संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं वह है, सिंपली आपको फॉर्मूला पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ये ऐसे लिखा हुआ है HR, समझ रहे हैं, ये आपका यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको ध्यान में आप लोग देखें यहाँ पर। ये क्वेश्चन जो है डाउट ऑफ 477, एक काम करेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, फिर ऑप्शन गलत है, एक काम करते हैं इसको दूसरे क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है।